हमारे सामने जितने भी मेरा प्यारा बच्चा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप जानते ही हो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप जनरली यहाँ पर देखिए थोड़ा स्क्रीन पे। आप लोगों को मालूम है कि कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लगभग लगभग कुछ ऐसा होता है जिसमें से पहले ये स्टार्टिंग में दो ग्रुप जो होते हैं जो एस ब्लॉक कहलाते हैं, बीच में डी ब्लॉक आता है, और डी ब्लॉक के बाद मेरा प्यारा बच्चा हमारे सामने आने लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक। तो ये लगभग लगभग कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है किसका, पीरियोडिक टेबल का। यहीं से दो ग्रुप बाहर निकले होते हैं, एक लेंथेनॉइड सीरीज होता है, एक एक्टिनॉइड सीरीज होता है। ये दो सीरीज यहाँ से बाहर निकली हुई हैं जिनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट के तौर पे जानते हैं। मतलब एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो बेसिक कंस्ट्रक्शनल वे देखें अगर, तो लगभग लगभग कुछ ऐसा होता था। जो बच्चे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चे इसमें नए हैं, लगभग सब बच्चों ने क्लास कर रखी है। इसे हम जानते हैं किस नाम से, इसे हम जानते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के नाम से। यहाँ पर जो होते थे इन्हें हम जानते थे किस नाम से, पी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से। और यहाँ पर जो होते थे इन्हें हम जानते थे डी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से। यहाँ पर जो होते थे इन्हें हम बोलते थे एफ ब्लॉक एलिमेंट। मैं पिछली क्लास में आप लोगों को एटॉमिक रेडियाई के बारे में डिस्कस कर चुका था। चलिए एटॉमिक रेडियाई के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया कि भाई एटॉमिक रेडियाई क्या था। मैं हल्का सा रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई में आप लोगों ने सीखा कि भाई किसी भी एटम का जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस होता है, वहां से लेके जो आउटर मोस्ट सेल होती है वहां तक की जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते थे एटॉमिक रेडियाई। लेकिन हम एटॉमिक रेडियाई को कई तरीके से पढ़ते हैं। पुराना लेक्चर अगर आपको याद हो तो मालूम होगा कि एक होता था जिसको कहते थे कोवेलेंट रेडियाई, इसी में एक होता था जिसको बोलते थे वंडरवॉल रेडियाई, इसी में एक होता था मेटालिक रेडियाई, और इसी में एक होता था जिसे हम जानते थे मेरा बच्चा आयनिक रेडियाई। इन सब के बारे में बेसिक चीजें आपको मालूम है। अगर कोई डाउट है तो आप पीछे जाके देख सकते हो। बेसिकली यहां पर अगर इन तीनों को मैं अरेंज करूं तो सबसे बड़ी रेडियाई वंडरवॉल रेडियाई होती थी, फिर आता था मेटालिक रेडियाई, और सबसे आखिरी में आता था कोवेलेंट रेडियाई। इतनी चीजें आप लोगों को पता था। आप लोगों को मैंने ये भी सिखाया मेरा प्यारा बच्चा कि भाई न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। अगर मैं न्यूक्लियर चार्ज की बात करूं तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर का चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर दो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो प्रोटॉन का चार्ज होता है, द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है उसी को कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा प्रोटॉन का चार्ज होगा उतना ही ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा। ये बात दिमाग में अच्छे से बैठा के रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात समझो मेरा प्यारा बच्चा, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होता है ये न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर फोर्स के। ये सारी चीजें पढ़ा लेने के बाद, समझा लेने के बाद मैंने छोटी छोटी कुछ बातें बताई। मैंने सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड सिखाया। चलिए सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई के ट्रेंड पे ही हम आ जाते हैं, क्योंकि अब आज और भी बाकी हम ट्रेंड सीखेंगे प्रॉपर्टीज का, तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई ही सीख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। एटॉमिक रेडियाई में आप लोगों को मालूम था कि जैसे भैया आप ग्रुप की बात करते हो, ग्रुप का मतलब होता है अप टू डाउन। तो आप लोगों को मालूम है कि नीचे आने पे जो एटॉमिक साइज होता था वो बढ़ता था। आप लोगों ने ये याद किया था कि नीचे आने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउनवर्ड इन अ ग्रुप। ग्रुप की जब बात करते हो तो ग्रुप में साइज नीचे आने पे बढ़ता था। आप लोगों को याद होगा कि अगर मैं इसके पीछे का जो रीजन मैंने बताया था, मैंने वो बताया था कि नीचे आने पे जो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, नंबर ऑफ सेल्स वो क्या होते हैं मेरा प्यारा बच्चा, इंक्रीज होती हैं। क्योंकि अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगी तो ऑब्वियस सी चीज है कि जो साइज होगा वो अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। तो इसके पीछे का रीजन यही होता था, क्योंकि नंबर ऑफ सेल ऐड होती हैं तो इसलिए साइज बढ़ता था। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग पीरियड में। पीरियड में क्या होता था, आप लोगों को मालूम है कि अगर मैं पीरियड की प्रॉपर्टी की बात करूं तो पीरियड का मतलब लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाने पे जब जाते हैं तो साइज कम होता था, जिधर हेड होता है उधर बढ़ता है साइज। मतलब अगर लेफ्ट टू तुम राइट जाओ तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है, कम होता है। कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे, उन एक्सेप्शंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो एक्स्ट्रा एक्सेप्शंस होंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जनरली ट्रेंड यही निकल के आता था कि जो एटॉमिक रेडियाई होता है, एटॉमिक रेडियाई जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और इसमें क्या होता था कि जब अप टू डाउन आते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियाई कम होता था। इसके पीछे रीजन देखो क्या दिया जाता था। देखिए सारी चीजें याद हो, अब ऐसा टाइम नहीं बचा है कि आप याद कर करके जाओगे। ये छोटी छोटी बातें भी अगर याद करके जाना हो तो आपको तैयारी का कोई मतलब नहीं है। आप यहां पर ये बोलोगे कि जैसे हम मूवमेंट करते हैं लेफ्ट टू राइट, जैसे हम मूवमेंट करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा कि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, न्यूक्लियर चार्ज ये बढ़ता है। और जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अच्छा भाई लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता क्यों है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता था। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा।
जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर फोर्स भी बढ़ेगा। मैं देखिए ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि याद करने में भी आसान रहता है, नोट्स बनाने में भी आसान होता है। जब आपको कभी कॉपी में लिखना हो तो पूरी लैंग्वेज लिखोगे। एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड देन द न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजेस ड्यू टू विच न्यूक्लियर फोर्स इज ऑल्सो इंक्रीजेस। और जैसे जैसे न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होगा, मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टूवर्ड्स न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे, किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? टूवर्ड्स न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जब वो न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो सीधी सी बात है मेरा प्यारा बच्चा कि जो एटॉमिक साइज होगा वो एटॉमिक साइज अपने आप क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी, एटॉमिक साइज क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। अब ये इतनी सब बातें हमने पढ़ लिया था, इसी में हमने दो तीन बातें और डिस्कस किया था। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट आपको और सिखाया था, उसको हम जानते थे किस नाम से? दैट इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अगर आप लोगों को याद हो तो हम उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नाम देते थे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है। आइसो का मतलब होता है सेम। हम कहते क्या थे? हम कहते थे दोज स्पीसीज, हम लोग कुछ ऐसे बोल देते, दोज स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ क्या होते थे? इलेक्ट्रॉन्स होते थे, उन्हें बोलते थे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे एग्जांपल नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है तो इलेक्ट्रॉन भी 10 होते थे, मैंने यही एग्जांपल दिया था। सोडियम होते हैं 11 लेकिन एक निकाल दो तो बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम होते हैं 12 लेकिन अगर एक निकाल दो तो बचेंगे कितने? 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। यहीं पे अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन क्योंकि एटॉमिक नंबर 9 होता है, लेकिन एक अगर उसको दे दो, जब देते हैं इलेक्ट्रॉन तो एनायन बनता है, निगेटिव चार्ज आता है। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए देने पे? 10। ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, एटॉमिक नंबर ही 8 है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन दो दोगे तो देखो 2 निगेटिव आ गया। अब इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। तो अगर आप देखो यहां पर इन सबके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम। इसलिए इनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहा है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की डेफिनेशन में चाहूंगा कि तुम लोग याद करके चलो। अब अगर मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में बात करूं इनके साइज की, तो साइज में भी दो कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में बताए गए थे। कौन कौन से दो कॉन्सेप्ट बताए गए थे? कि भाई जो कैटायन का साइज होता है वो हमेशा छोटा होता है पेरेंट एटम से। पेरेंट एटम से साइज हमेशा छोटा होगा कैटायन का, ये बात अपने दिमाग में समझ लो। क्यों भैया कैटायन का साइज क्यों छोटा होता था? इस रीजन पे भी आ जाओ। क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे वी रिमूव इलेक्ट्रॉन, भाई कैटायन तो तभी बनता है ना जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करो। जैसे तुम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के नंबर नहीं बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन ओवर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन के जो नंबर हैं वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये बढ़ जाता है। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स भी बढ़ेगा। और जब न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा तो साइज अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब आप साइज की बात करते हो तो यहां पर एक वेरिएशन भी देख लो कि कैसे कैसे डिपेंडेंसी होती है। एटॉमिक रेडियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर चार्ज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर फोर्स के। ये रिलेशन याद रखिएगा। न्यूक्लियर चार्ज, अच्छा मैं गलत लिख गया, गलत लिख गया थोड़ा सा। न्यूक्लियर चार्ज, 7 न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही आएगा। मतलब न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना कम होगा। इन दोनों के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक नंबर में ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई बताओ एटॉमिक रेडियाई न्यूक्लियर फोर्स के साथ कैसे रिलेट कर रहा है? तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स था इलेक्ट्रॉन उतना पास आ रहे थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। वहीं पे दूसरी चीज मैंने क्या सिखाई थी कि जो एनायन होते हैं, निगेटिव आयन, इनका साइज पेरेंट एटम से क्या होता है? बड़ा होता है हमेशा। ऐसा क्यों था? इसके पीछे के रीजन की मैं बात करूं, इसके पीछे रीजन ये था कि एज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, आप सर को क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि एनायन है, एनायन का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन का ऐड होना। जैसे तुम इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन लगता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला रिपल्सन बढ़ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाएंगे
वो क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस से थोड़ा क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और जैसे वो न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन मतलब? बड़ा जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐसे थे समझो, ये सेल है, फिर ये सेल है, फिर ये सेल है, ठीक है। अब हमने कहा कि इन इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, इनके बीच में रिपल्सन होता है, रिपल्सन से थोड़ा दूर भागने का नेचर रखते हैं, इफेक्टिवली दूर भागते हैं थोड़ा, यस सर। इफेक्टिवली वो दूर भागते हैं रिपल्सन की वजह से। जब वो दूर भागेंगे तो उसकी वजह से साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसकी वजह से साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से हम एनायन का साइज हमेशा बोलेंगे बड़ा होगा पेरेंट एटम से। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, मतलब मैं ये कुछ ऐसे कहना चाहता हूं कि एग्जाम्पल समझो, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं सोडियम देखूं और मैं सोडियम प्लस देखूं, तो सोडियम प्लस का साइज छोटा होगा, कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता है। अगर मैं फ्लोरीन देखूं और मैं फ्लो एफ माइनस देखूं, तो इसका साइज बड़ा होगा, निगेटिव वाले का साइज बड़ा होगा और न्यूट्रल वाले का छोटा होगा, पॉजिटिव वाले का और कम होगा। तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखूं, तो इस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे अगर मैं अरेंज करना चाहूं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के साइज को, तो साइज को कैसे अरेंज करेंगे, जितना ज्यादा निगेटिव उतना बड़ा साइज। ये आता है, बुक का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे रखे हैं और पूछा गया है कि आप साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करो, जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज, फिर जितना कम निगेटिव उतना थोड़ा और छोटा साइज, फिर न्यूट्रल का आता है, फिर न्यूट्रल का आता है, और फिर उसके बाद जितना पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा साइज उतना कम होता चला जाएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना साइज कम। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना साइज कम। तो कभी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आए, पहले चेक कर लो क्या इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है। आपके बोर्ड के लेवल में आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही देगा, बाकी जब मैं एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा तो वहां पर और भी बताऊंगा कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक ना हो तब क्या होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो आयनिक साइज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है जेड अपॉन ई के, मैं ये समझाऊंगा वहां पे। जेड एटॉमिक नंबर, ठीक है, और ई इलेक्ट्रॉन। अब आप कहो सर एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होते, नहीं सेम नहीं होते। आप अगर इस एमजी को देखो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 12 है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, 10। 10 है। मतलब अगर कुछ और फंस जाए तो हम ये रूल लगाते हैं, सबका जेड अपॉन ई निकाल लो, सबका जेड अपॉन ई निकाल लो और जेड अपॉन ई के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो, जिसका जेड अपॉन ई जो ज्यादा होगा साइज कम होगा। ये रूल सब पे लग जाता है, ये सब पे रूल लग जाता है, मतलब वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो या ना हो, ठीक। लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए डायरेक्ट याद रखो, जितना निगेटिव उतना बड़ा साइज। तुम आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे भी लगाओगे तब भी अप्लाई हो जाएगा। देखो मैं अप्लाई करके दिखाता हूं, देखो कैसे। यहां जेड अपॉन ई निकालो, जेड कितना है 12, तो जेड अपॉन ई कितना निकलेगा 1/2, 1.2 सॉरी, 12/10। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, डिवाइडेड बाई 10 इलेक्ट्रॉन तो 1.1। इसका जेड अपॉन ई निकालो तो 1 आया, इसका जेड अपॉन ई निकालो तो 9 एटॉमिक नंबर होता है और इलेक्ट्रॉन 10 है तो 0.9, 0.9 आया। इसका जेड अपॉन ई निकालो तो 0.8 आया। अब तुम इनको अरेंज करो, देखो तो जिसका जेड अपॉन ई सबसे ज्यादा है, देखो 1.2, उसका साइज सबसे कम है। तो अगर तुम ये चाहते हो कि यार हम कम्पिटिटिव लेवल में भी ना फंसे, कम्पिटिटिव लेवल पे भी ना फंसेगा मतलब कि कभी कभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं देता है वो, जरूरी नहीं कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक दे। देखिए एक तो तरीका ये है कि तुम देख के ही टिक कर दो, अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो बिना कुछ भी दिमाग लगाए सीधे देखो, जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज, जितना कम उतना छोटा साइज, जितना पॉजिटिव उतना छोटा साइज, तो उसके अकॉर्डिंग तुरंत अरेंज कर दोगे। लेकिन जब फंसने लग जाओगे तो सबका जेड अपॉन ई निकालो, जेड एटॉमिक नंबर होता है, ई इलेक्ट्रॉन के नंबर होते हैं, जेड अपॉन ई निकाल के उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल अरेंज कर दो। जिसका जेड अपॉन ई ज्यादा, उसका जिसका भी जेड अपॉन ई जितना ज्यादा होगा, जेड अपॉन ई जिसका ज्यादा होगा उसका साइज, आयनिक साइज कम होगा, बात खत्म। मैं एटॉमिक रेडियाई पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं अलग से, तो इस वजह से मैं अब आप लोगों को इस पे ज्यादा मैं नहीं आना चाहता था, क्योंकि मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं, पिछली क्लास का लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं नई प्रॉपर्टी के साथ। सर हाँ बोलो बेटा। सर एक बार आयनिक रेडियाई वापस बता दीजिए। बेटा अब स्पष्ट में उसको एक बार पुराना लेक्चर देख लीजिएगा तब पढ़ाऊंगा, नहीं तो मेरा लेक्चर बहुत छूट जाएगा, ठीक है। एक बार लेक्चर देखने के बाद भी ना समझ आएगा तो पक्का बताऊंगा, क्योंकि हम जो पढ़ाने के लिए आए हैं वो पहले पढ़ा दें। आयनिक रेडियाई मतलब क्या, ट्रेंड पूछ रहे हो कि आयनिक रेडियाई होता क्या, ये पूछ रहे हो? सर होता क्या है? होता क्या है, एक मिनट जाओ। हाँ बेटा बोलिए। हाँ बेटा।
हाँ हाँ बोलो चल। हम्म। बेटा आप मुझे सुनो सुनो बेटा, मुझे आप 7:30 पे कॉल कर लो, मैं भी एक क्लास के मिड में हूँ, ठीक है। मैं 7:30 पे फ्री रहूंगा, मुझे जो भी प्रॉब्लम है बताइएगा, ठीक बेटा। चल, अब देखो, हाँ तुम क्या बता रहे थे स्पर्श? सर क्या होता है आयनिक रेडियाई आयनिक सर वो? साइज, आयनिक साइज क्या होता है? एक्चुअली हम आयनिक साइज किसको बोलते थे कि जो एटॉमिक साइज होता है। एक मिनट सुनो, आयनिक साइज एक्चुअली में हम कहते किसको थे, थोड़ा यहाँ समझ लो। अब पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। आयनिक साइज का मतलब होता था कि अगर माना कोई आयन है, जैसे मैं कहूँ ये कैटायन है, तो कैटायन जो आयन है, इसका अपना एक सेंटर होगा, इसका अपना एक सेंटर होगा, हमने कहा माना ये सेंटर है उसका। और इसका एक रीजन होगा जिसको हम बोलेंगे रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस। रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज आयन है, तो इसके पास अगर हम निगेटिव कोई भी चीज लाएंगे, जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन ही लाएं, कोई भी निगेटिव चीज लाएंगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन एक दूरी होगी जहां तक वो अट्रैक्ट करेगा। तो जहां तक वो अट्रैक्ट कर सकता है निगेटिव वाले चार्ज को, तो वो हम इस कैटायन का क्या कहेंगे, या इस आयन का आयनिक साइज बोलेंगे। मतलब एक सीधी सी भाषा में, कोई भी आयन, कोई भी आयन, उसका जो उसका जो सेंटर होता है, वहां से लेके दूरी ली जाती है कहां तक की, जहां तक का उसका इन्फ्लुएंस होता है। अगर ये आयन निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव को कहां तक अट्रैक्ट कर सकता है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव को कहां तक अट्रैक्ट कर सकता है। इस बीच की डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं मेरा प्यारा बच्चा, आयनिक साइज। इस पर थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हुआ बेटा? यस सर समझ गया। बाकी इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो कि आपको जरूरत पड़ेगी कि आयनिक साइज को समझने की, या कोई उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। जब मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा जैसे फाउंडेशन बैच, तब मैं इन सब चीजों को और डीपली डिस्कस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आगे की चीजों में है क्या। अगली जो हेडिंग है मेरा प्यारा बच्चा, मैं उस पर आता हूं। देखिए मेरे सामने नेक्स्ट एक हेडिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं किस नाम से, आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। क्या कोई बता सकता है? 10th क्लास में सब लोगों ने पढ़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी, कुछ लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से पढ़ा होगा। जो So 10th minimum amount of एसएसटी के energy that बच्चे moves हैं। an electron from the outermost shell of an atom. सर एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। Minimum amount of energy. हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सा सुधारते हैं। हम डिफिनेशन क्या लिखेंगे, हम यहां पर ये लिखेंगे, इट कैन बी डिफाइन एज, डैश डैश का मतलब इट कैन बी डिफाइन एज अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी। और यहां पर क्यों ना बोलो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कारण ये है ना, क्योंकि ज्यादा एनर्जी दे दोगे तब भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो वो कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, तो यहां पर सेंटेंस और अच्छा करो जिससे कोई गलती ना निकाल पाए। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, किस लिए भैया रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, खाली लिखो, वैलेंस तो हम बाद में जोड़ ही लेंगे। रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द, फ्रॉम द outermost cell, outermost cell of isolated gaseous atom। अब ये देखो मैंने एक एक्स्ट्रा टर्म जोड़ा है, आइसोलेटेड गैसेस एटम, इस शब्द को मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा है, ठीक है। एक्स्ट्रा जोड़ने का मतलब नहीं है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो तो आप चेक करो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज में शायद नीचे से सेकंड या थर्ड लास्ट क्वेश्चन मिल जाएगा कि बताओ आइसोलेटेड गैसेस एटम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द सेंस ऑफ आइसोलेटेड गैसेस एटम। मैं सब हर बात को सिखाता हूँ, एक एक करके शब्द समझते हैं। पहला तो डाउट आपके मन में आया होगा कि भैया हम एनर्जी चाहिए क्यों होगी। तो ये तो बेटा देखो आप लोगों को पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन अगर तुम निकालना चाहते हो तो एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए होगी। क्यों भैया जी एनर्जी चाहिए होगी, जैसे मैं इस एटम को मानूं, इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पहली सेल में माना 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर बाद वाली सेल में माना कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब अगर तुम इन इलेक्ट्रॉन को देखो तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं, क्योंकि न्यूक्लियस इनको खींच रहा है अपनी तरफ।
न्यूक्लियस जिस फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है उस फोर्स को कहते क्या है, कोई एक लोग बताओ। न्यूक्लियर फोर्स। हाँ बिल्कुल सही, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। अब भैया वो फोर्स से खींच रहा है, तो तुम अगर इसको बाहर निकालना चाहते हो, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हो, तो यार कुछ ना कुछ एनर्जी तो चाहिए होगी। अपने आप नहीं निकल पाएगा क्योंकि उसको बांध के रखा था कौन, न्यूक्लियस। तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल इसलिए बोला गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले बाहर से ही निकलेगा, अंदर से क्यों निकलेगा, जब सबसे लूजली बाउंडेड यही है, तो कोई निकलना बाहर से ही पसंद करेगा, ठीक। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ आइसोलेटेड गैसेस एटम। सर इस बात का क्या मतलब है, एक्चुअली आइसोलेटेड गैसेस एटम ये बताना चाहता है, आइसोलेटेड गैसेस एटम ये बताना चाहता है या ये रिप्रेजेंट करता है, आइसोलेटेड गैसेस एटम रिप्रेजेंट द एटम इज alone या आइसोलेटेड। सो कैलकुलेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल शुड बी करेक्ट। इसका मतलब क्या हो, मैं एक आइडिया देना चाहता हूं। देखो, जब कई सारे एटम प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये डिफिनेशन ये कहता है कि तुम अगर आयनाइजेशन एनर्जी करेक्टली निकालना चाहते हो तो करेक्टली निकालने का एक ही तरीका है कि एटम आइसोलेटेड हो, अकेला हो। देखो गैसेस वो कब पॉसिबल होता है, गैसेस में, क्योंकि सॉलिड में तो बहुत क्लोज होते हैं, लिक्विड में और लिक्विड में भी क्लोज होते हैं, गैस में ही एटम अकेला होता है। देखो अगर एटम माना क्लोज क्लोज हो जाते हैं, मैं समझाता हूं, देखो समझाता हूं। जैसे हमने कहा एक एटम यहां हो जाता, एक एटम इसके बगल में और आ जाता, ठीक है, एक एटम हमने कहा यहां इसके बगल में और आ जाता, माना हम लिक्विड या सॉलिड ले लेते। अगर आप लिक्विड और सॉलिड ले लेते तो यहां पर होता क्या, माना हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, हम निकालना चाहते हैं किस इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि भैया जब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो तो कितनी एनर्जी लगेगी, कितनी एनर्जी लगेगी, लेकिन वो जब तुम निकालने की कोशिश करोगे तो एक्यूरेट नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा बहुत अट्रैक्शन फोर्स ये वाला न्यूक्लियस भी लगाएगा, मतलब ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को तो खींचेगा खींचेगा, प्लस इसके भी खींचेगा, थोड़ा बहुत इस इलेक्ट्रॉन को ये भी खींचेगा, जिसकी वजह से इसको निकालना और डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन किसके इन्फ्लुएंस में होना चाहिए, केवल अपने न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होना चाहिए। कैलकुलेशन तुम यही सोच के कर रहे थे, लेकिन जो साइड साइड में और एटम प्रेजेंट हैं वो उस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, जिससे जो तुम आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हो वो करेक्ट नहीं निकलेगी। करेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी तुम तभी निकाल सकते हो जब ये एटम क्या हो, आइसोलेटेड हो, मतलब अकेला हो। और वो अकेला वो तभी रह सकता है जब वो गैसियस फॉर्म में हो, क्योंकि गैसियस फॉर्म में ये बहुत दूर दूर होते हैं, और जब दूर दूर होते हैं तो बगल वाले एटम का कोई इंफ्लुएंस नहीं रह जाता है। आपको इतनी लैंग्वेज नहीं लिखनी है कभी भी कॉपी में या समझाने के लिए, आप बस सिंपल वे में समझो कि अगर पूछ लिया कि आइसोलेटेड गैसेस एटम का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे आइसोलेटेड गैसेस एटम का मतलब ये है कि अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी को करेक्ट निकालना चाहते हैं, एक्यूरेट निकालना चाहते हैं, देन एटम शुड बी आइसोलेटेड, एटम शुड बी अलोन, ड्यू टू विच नो इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर एटम, जो एडजेसेंट में उसके पास प्रेजेंट है, उसके जो नेबर एटम है उनका कोई भी इन्फ्लुएंस उस पर ना आ पाए। और ऐसा जब हम करेंगे तभी हम आयनाइजेशन एनर्जी को करेक्टली निकाल पाते हैं। यही जो टर्म है, एक छोटा सा टर्म तुम देख रहे होगे, इसी शब्द को एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया। तुम लोगों ने जो पहले पढ़ा था तो आउटर मोस्ट सेल तक डेफिनेशन पढ़ा था, 9-10 तक, 11th में आए तो थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, एक टर्म ये एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया, आइसोलेटेड गैसेस एटम। तो मैं उम्मीद करता हूं तुम लोगों से क्या कि तुम लोग डिफिनेशन को प्रॉपर लिखोगे। तो ये चीज याद रखो कि भैया आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या चीज है। चलिए जी, व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी, ये मैंने आपको देखो यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, जब तुम ये समझे तो इसमें कुछ बातें और समझो। हम कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, जैसा तुम ये समझो, माना ये एटम है, कोई एक एटम है ए, इसमें से माना तुम पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे इसमें से
तो इस पे एक पास टू आ जाएगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ एनर्जी जो होगी वो देनी पड़ेगी, चाहिए होगी, देनी क्या पड़ेगी, रिक्वायर्ड होगी, तो उसको बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब तुम्हारे मन में आ रहा है कि यार हम एक इलेक्ट्रॉन से मेरा मन नहीं भर रहा है, हम एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे, तो भाई इस पे आ गया ए प्लस चार्ज। भाई क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका ना, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया है, पॉजिटिव चार्ज हो सर गया है। सारे केसेस में तो ऐसा नहीं होगा ना। क्या बता रहे बेटा? सर सारे केसेस में ऐसा तो नहीं होगा ना। मतलब सर जैसे कुछ जो एटम होते हैं सर वो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, तो उनके कुछ पास एक ही कुछ नहीं, वो। एक ही होता है जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन। समझे? हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है केवल। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जनरली अगर तुम एक निकालोगे तो फर्स्ट ईयनेशन एनर्जी बोलेंगे, नहीं समझे? अगर हम दूसरा निकालेंगे तब जो एनर्जी लगेगी, समझो मेरी बात, तुम जो बोल रहे हो वो सबके साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाइड्रोजन के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही निकाल सकते हो, दूसरा कहां निकालोगे? अब यहां पर समझो, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अगर मेरा नॉर्मल न्यूट्रल एटम है, जैसे मैं ऐसे लिखूं, यहां पर मैं समझाता हूं, जैसे मैं लिखूं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है 2,8,3। अब जरूरी तो नहीं है कि हम 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ ही निकाल दें। पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उस पर एक पास टू आया, टू कॉमा, हाँ सर समझ गया। हाँ 2,8,2। तब जो एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फिर हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल रहे हैं, तो जब एक इलेक्ट्रॉन और निकालोगे तो 2 पास टू आ जाएगा। अब कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगा, 2,8,1। इस समय जो एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तीसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालने गए तो देखो आ गया Al3+। देखो कन्फिग्रेशन क्या आ गया 2,8। इस समय जो एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। हम वही चीज यहां पर समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई अगर तुम अगला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जाओगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, तब जो आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। इसी से एक शब्द निकल के आया जिसको हम कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। इसी को एक नाम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि आप जो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, मतलब लगातार इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तब जो एनर्जी यूज होती है। Successive ionization energy can be defined as the amount of energy required to remove the successive electron from the atom outermost cell। आउटरमोस्ट सेल से तुम जो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन निकालो, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन का मतलब एक निकाल लिए, फिर अगला निकालिए, फिर अगला निकालिए, तब जो एनर्जीज लग रही होगी उन एनर्जीज को बोलेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, तुम बताओ, जैसे तुमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अब जब तुम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो Ie2 लग रहा है, तो ये ज्यादा कठिन है कि बाद में निकालना ज्यादा कठिन है कि पहले निकालना ज्यादा कठिन? कोई लोग, पहला। पहला निकालना ज्यादा कठिन है, पहला निकालना आसान। फिर दूसरा? सर थोड़ा कट। क्यों? क्यों? क्योंकि सर दो इलेक्ट्रॉन निकालने से। अरे तो एनर्जी तो लगेगी, लेकिन पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में। हाँ तो ये वही फोर जैसा लग रहा है। वही वाला रीजन हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा। पॉजिटिव जब आता है ना तो साइज नहीं कम हो जाता है। अब समझो, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्यों ना हम पहले बेसिक ट्रेंड समझ लेते हैं। इसका क्या ट्रेंड है इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में इसका वेरिएशन कैसे होता है। फिर से वही सेम चीज, हम एक बात करेंगे इन ग्रुप, और इसी में हम एक बात करेंगे इन पीरियड। एक ग्रुप में बात करेंगे और दूसरा हम पीरियड में बात करेंगे। चलिए, जब हम ग्रुप में जाते हैं तो आप देखोगे कि ग्रुप में जैसे जैसे तुम नीचे आओगे, ग्रुप में आपको मालूम है भैया होता क्या है, अप टू डाउन, अप टू डाउन। जैसे जैसे तुम नीचे आओगे तो नीचे आने पे आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है इसकी वैल्यू क्या होने लगती है, कम होने लगती है। और पीरियड में हम बोलते क्या है, लेफ्ट टू राइट। पीरियड का मतलब आप जब भी बात करो तो लेफ्ट टू राइट ही हम लोग बोलते हैं। तो आप बोलोगे कि भैया जब हम पीरियड में गए तो पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। अब इस बात का मतलब समझो जरा क्या है। इस बात का मतलब यह है कि जैसे तुम ग्रुप में नीचे आए, थोड़ा समझिएगा प्यारा बेटा, जैसे तुम ग्रुप में नीचे आए तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो बढ़ती है। अच्छा, मतलब क्या हुआ? आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ने का मतलब रीजन क्यों, मैं पूछूं क्यों?
तो मेरे कुछ शब्द बताना। अच्छा, एज वी मूव डाउनवर्ड, मुझे एक बात बताना, जैसे तुम नीचे आओगे प्यारा बेटा, तो जरा मुझे तुम बताओ नीचे आने पे एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज। इंक्रीज। हाँ, एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है न्यूक्लियर सेम न्यूक्लियर डिक्रीज होता है। इंक्रीज हाँ, होता है, इंक्रीज होता है। बिल्कुल सही, न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज होगा क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज होने का समझ रहे हो कि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन पे कम फोर्स लगा रहा है, या तुम खुद ही समझो, ऐसे समझो, यहाँ ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, ऐसे समझो। मैं यहाँ पर ये बोलूं, पहला केस क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बना दे रहा हूं यहाँ पे। चलो, हमने कहा कि अगर पहले ये फोर्स इस पे लगा रहा था कितना, 10 न्यूटन अट्रैक्शन फोर्स, और यहां पे कितना लगा रहा है, केवल 6 न्यूटन। तो किसको निकालना आसान है? जिसपे फोर्स कम लग रहा है ना भाई, न्यूक्लियस जिसको कम खींच रहा है उसको निकालना आसान है, जिसपे फोर्स अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम है। तो इसको रिमूव करना इजी हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट यहां पे आया कि जैसे तुम नीचे आते हो तो नीचे आने पे आपको मालूम है, क्या मालूम है सर? एटॉमिक साइज बढ़ता है, न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाता है। तो अगर न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाएगा तो टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, वो क्या हो जाएगा मेरा प्यारा बच्चा? बिकम इजी, वो आसान हो जाएगा। अब आसान हो जाएगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, तो भाई जब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान तो एनर्जी ज्यादा थोड़ी देनी पड़ेगी, कम से कम चल जाएगा। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, तो एनर्जी कम ही लगेगी। जब कठिन होता तब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती। भाई पत्थर भारी है, जब ज्यादा भारी पत्थर होगा तभी तो उठाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। जब पत्थर को उठाना आसान है तो क्यों एनर्जी ज्यादा लगाओगे, एनर्जी कम से कम चल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना जब आसान हो जाता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ये भी मेरा प्यारा बच्चा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड कम हो जाएगी, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी नीचे आने पे घटती है। ये ऐसी बातें नहीं है जो मुझे आपको बार बार पढ़ानी पड़े और लिखवानी पड़े। आप खुद एक बार दिमाग में इमेज क्रिएट करके सोचो कि नीचे आने पे साइज बढ़ गया तो न्यूक्लियर फोर्स कमजोर हो गया, न्यूक्लियर फोर्स कमजोर हो गया तो इलेक्ट्रॉन, वैसे खुद समझो, साइज बढ़ने का मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर हो गया है। जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर हो जाता है तो निकालना ज्यादा आसान होता है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे मैंने, आपके घर वाले अगर आपको कंट्रोल में रखे हुए हैं, एक फोर्स लगाए हैं आप पे, तब तो आप ठीक हो, आपको निकालना आसान नहीं तो कोई भी दोस्त आके आपको खींच के लेके चला जाएगा, चलो घूमने चलते हैं। देखते होगे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि 3-4 अगल बगल के बिना काम के लड़के आते हैं और कहेंगे आ चलो घूमने चलते हैं। अगर पेरेंट्स का ध्यान नहीं बच्चों पे, अट्रैक्शन फोर्स नहीं ज्यादा अच्छा से, तो इजिली निकल जाते हैं। और जिनके घर में हमारा अट्रैक्शन फोर्स मजबूत है, उनको मालूम है कि अगर हम गलती से बुला भी लिया ऐसे दोस्तों को तो हम ही लतिया दिए जाएंगे, तो वो नहीं निकल पाते हैं, ऑब्वियस सी चीज है। तो न्यूक्लियस जब फोर्स ज्यादा स्ट्रांग रखेगा तो निकालना कठिन है तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, और अगर दूर है इलेक्ट्रॉन तो निकालना आसान है। अब इसी का उल्टा यहाँ पे, सर हाँ बोलो। सर नीचे जाने पे न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज होता है, हम्म तो सर न्यूक्लियर फोर्स के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज क्यों हो जाता कल है? की क्लास किए थे तुम? यस सर। कल की क्लास में हमने क्या बोला था? नीचे आने पे दोनों फैक्टर काम करते हैं, नंबर ऑफ सेल का बढ़ना और न्यूक्लियर चार्ज दोनों, और वहां पर नंबर ऑफ सेल का बढ़ना डोमिनेट कर जाता है, ऐसा कुछ बोला था कि नहीं? यस सर। भूलो मत। अब मुझे इसका उल्टा कॉन्सेप्ट बताओ कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज कम क्यों बढ़ता, क्यों आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती क्यों होगी? जैसे इसका बोला है वैसे शब्द यहाँ पर बोलो, प्रियंका बोल के न्यूक्लियर बताओ। चार्ज इंक्रीज ना जिससे पूछू मैं। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता रुक जाओ एक लोग से। प्रियंका तुम बताओ, सबका नंबर आएगा। जैसे नीचे आने पे घट रहा था आयनाइजेशन एनर्जी, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है, क्यों? जैसे ये वर्ड बोले वैसे जोड़ जोड़ के बताओ। एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, हाँ आगे बताओ। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब साइज पहले बोलो ना, न्यूक्लियर चार्ज क्यों बोले? जो हमने वर्ड बोले ना वही शब्द यूज करो। एटॉमिक साइज क्या होता है लेफ्ट टू राइट जाने पे? लेफ्ट टू राइट जाने पे प्रिंट का एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है, वाह। लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज कम होता है बच्चा, इसका उल्टा था, ध्यान नहीं दे रही हो। चलो तुम हमें बताओ, अस्मिता तुम बताओ। एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियड,
एटॉमिक साइज डिक्रीजेस देन क्या होगा आगे? So nuclear charge increases. न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर फोर्स जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे? Then electrons will attract toward nucleus. ना ना, तुम इन्हीं शब्द के हिसाब से बोलो ना, इसका अपोजिट होता चला जाएगा ना, सब कुछ इसका अपोजिट होता चला जाएगा। So Picked to up हो जाता remove है। electron from outermost shell became difficult. हाँ, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, Became difficult. आउटर मोस्ट सेल से Amount इलेक्ट्रॉन of निकलना amount डिफिकल्ट। of energy increases. Required energy बिल्कुल increases. सही। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी वो मेरा प्यारा बच्चा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। Ionization energy और increases. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड को ही आयनाइजेशन एनर्जी बोलते थे, वो बढ़ जाएगी। हो गया। देखो मतलब तुमको अलग अलग शब्द क्यों बोलने हैं? एक बार जो तुमने शब्द इसके पकड़े उसी का उल्टा हो जाएगा वहां पे। इधर आने पे साइज बढ़ता है तो उधर जाने पे घटता है, तो जो इधर ट्रेंड दिया था वही आप वहां पर एक्सप्लेनेशन दो। तो आप कैसे एक्सप्लेनेशन करोगे तो ये आपको डिसाइड करना है। एक बार स्क्रीन पे देखो, आपको टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का, फिर मैं इस पेज को पलट दूंगा। ठीक है, फिर आगे डिस्कस करूंगा कुछ बातें। चलिए जी, अब यहां तक तो आप लोग समझ गए। जब यहां तक आप लोग समझ गए हो तो आपको मालूम है कि भाई नीचे आने पे आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी कम, उधर जाने बढ़ेगी। तो अगर छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन आ जाएं, एक्सेप्शंस देखिए सब लास्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी मैं एक्सेप्शंस को ध्यान में रख के बात नहीं कर रहा हूं। जैसे मैं बोलूं बोरॉन, मैं बोलूं ऑक्सीजन, मैं बोलूं कार्बन, इन तीनों को अरेंज करो। कैसे अरेंज करो? आयनाइजेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज करो। ठीक है, अब आप देखो बोरॉन ग्रुप नंबर 13 में आता है, ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 16 में आता है। जिसने नहीं याद किया होगा बेटा हम कुछ बोल ही नहीं सकते। ठीक है, अब मैं आपको बोलने नहीं जा रहा हूं कि बैठ याद करो, ये आपकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। मैं आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप 4-4 10-10 घंटे पढ़ो, 1 घंटा तो यार मेहनत कर ही सकते हो अगर पढ़ाई कर रहे हो। तो बताओ इनमें से सबसे ज्यादा आने से एनर्जी किसकी होगी? ये देखो, ये सब किस में है? ये सब पीरियड में ही है। ऑल दीज आर इन पीरियड। तो पीरियड में, हाँ पीरियड में आने से एनर्जी बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा किसकी है? ऑक्सीजन की। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की, क्योंकि जो जितना उधर होगा उसकी आने से एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की, फिर कार्बन की। कार्बन। फिर कार्बन की, और फिर किसका आ जाएगा? बोरॉन का। तो ये देखो नॉर्मल ट्रेंड्स, मतलब इस नॉर्मल तरीके से तो क्वेश्चन ऐसे अप्लाई करोगे। जब एक्सेप्शन सीख जाओगे तो कभी फंसोगे नहीं। कंपटीशन में क्या होता है कि वो एक्सेप्शंस को इंक्लूड करके पूछते हैं। आपको एक्सेप्शंस याद हैं तो ठीक है, नहीं तो गलत कर दोगे। अब ग्रुप में जैसे मैं क्वेश्चन दूं, मैं ग्रुप में माना क्वेश्चन दूं, माना मैं दूं मैग्नीशियम दूं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टॉन्टेनियम, इन तीनों को आयनाइजेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज करो। अब आपको मालूम है नीचे आने पे साइज बढ़ता है। ये देखो पूरा क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टॉन्टेनियम। याद होने का यही फायदा है कि नीचे ये ग्रुप वाइज लिखे हैं, तो जो सबसे नीचे होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? स्टॉन्टेनियम की। फिर आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? कैल्शियम की। और सबसे ज्यादा जो, सबसे कम, गलत लिख दिया, उल्टा। हाँ, सबसे कम जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो स्टॉन्टेनियम की होगी, क्योंकि वो सबसे नीचे है। और सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? मैग्नीशियम की, क्योंकि वो ऊपर है, क्योंकि नीचे आने पे आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है। तो जो हमने इस चीज सिखाई है ये कैसे अप्लाई होती है ये भी हमने आपको देखो सिखाया। तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है ये मतलब पता चला। आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन कैसे होता है इस बात को भी अच्छे से समझ लीजिए कि आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करता है। पीरियड में इंक्रीज होता है, ग्रुप में डिक्रीज होता है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, कितनी एनर्जी चाहिए होती है, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब जब इतनी बातें तुमने पढ़ और समझ लिया, ठीक है, अब यहां पर कुछ आगे की बातें करते हैं। आपको यह मालूम है, मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया एक चीज याद रखना कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड से ज्यादा होगी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से ज्यादा होगी, तो जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होती है उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती चली जाती है। ये बात भी समझ लेना। तो यहां से कुछ नए कॉन्सेप्ट देंगे आपको। क्या क्या नए कॉन्सेप्ट दे रहे हैं थोड़ा समझिएगा। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि जरा बताओ कि जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्यों ज्यादा है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से?
मैं ऐसे क्वेश्चन मार्क बना दूं। मैं पूछूं, मैं बताऊं? हाँ नहीं, आंसर तो सब लगभग लगभग सबको पता होगा सुनता। मैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ कैसे लिखोगे। मैं चाहूंगा कि आप कुछ भी लिखने से पहले आप वर्ड की फॉर्म में केवल बोलो या लिखो, उससे अच्छा क्या है रिप्रेजेंट करो। पहले आप पहले लिखो कि ए से ए प्लस बन गया, तो जो एनर्जी लग रही है उसको फर्स्ट आयनिक एनर्जी बोलेंगे। फिर ए प्लस से अगला इलेक्ट्रॉन जब तुमने निकाला तो जो एनर्जी लग रही है उसको सेकेंड आयनिक एनर्जी बोलेंगे। अब बताओ उसमें, तो पहले इतना लिखना है आपको सॉल्यूशन में, आगे बताओ। सर फर्स्ट निकालने के बाद सेकंड वाला और न्यूक्लियस से पास हो जाएगा, हाँ, अब ऐसे इस बोलोगे, वजह से ज्यादा एनर्जी अब ऐसे लगेगी। बोलोगे सेकंड वाला पास हो जाएगा, ये थोड़ी बनता है। आप या तो नो ये सर। आप या तो ये बोलो कि इलेक्ट्रॉन विल बी तो मैं क्लोजर। बोलूं, हाँ हाँ बोलो। so when first electron is removed, then second electron position comes near to the nucleus, so nuclear charge increases, so ionization energy required is more than ठीक है, first. शब्द सही है, लेकिन इधर का उधर थोड़ा थोड़ा मिक्स हो रहा है। आप ऐसे कर सकते थे कि एज वी रिमूव, मतलब 95% सही है, एज वी रिमूव इलेक्ट्रॉन, एज वी रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। किसी भी न्यूट्रल एटम से जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उससे क्या हो जाएगा कि एटॉमिक साइज, या फिर आप बोलो कि आयनिक साइज, एटॉमिक या आयनिक साइज बोलो सीधे। यहाँ पर देखिए 2-3 कॉन्सेप्ट लाने की जरूरत ही नहीं है, न्यूक्लियर चार्ज भी ले आओ, पास भी आगे, इतना बोलने क्या मतलब है, एक ही से एक्सप्लेन कर दो कि जैसे हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो आयनिक या एटॉमिक साइज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब वो डिक्रीज हो जाएगा तो टू रिमूव इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट हो जाएगा। साइज कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों भैया डिफिकल्ट हो गया? अगर इसको भी बोलना चाहते हो तो मालूम होना चाहिए कि साइज के कम होने से न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाता है, न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा तो बढ़ जाएगा। सो टू रिमूव नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये बोलना चाहिए था। सो टू रिमूव नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट, दैट्स वाई सेकेंड आने से एनर्जी जो होती है वो पहले वाले से ज्यादा। यहां समझो, जैसे ही तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ए प्लस आ गया। अब आपको मालूम है ए प्लस का साइज ए से छोटा होता है, ए प्लस का साइज छोटा होता है, मतलब पहले के कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा कठिन है। पहले के कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकालना ज्यादा कठिन है, तो ज्यादा एनर्जी भी देनी पड़ेगी। अगर इसको माना 50 जूल देनी पड़ रही है तो हो सकता है इसको 90 जूल देनी पड़े। ये नियम याद रखना। अब और 1-2 कॉन्सेप्ट सिखाता हूं यहाँ पे। 1-2 कॉन्सेप्ट ये समझो, माना मैं यहां पर क्वेश्चन दूं एक, मैं कहूं कि यहां पर लिखा है एक्स वाई जेड एम। एक क्वेश्चन मैं अपने अकॉर्डिंग बना रहा हूं, ठीक है। मैं कहूं कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है, मैं ऐसे बोलूं कि भैया इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जीज हैं, इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जीज हैं वो लगभग कुछ ऐसे हैं, आर फॉलोइंग, कुछ ऐसे ऐसे मान लो, ठीक है। क्या है? हमने कहा इनकी आयनाइजेशन एनर्जी, लेट्स सपोज मान लिया हमने कितनी कितनी, कुछ ऐसे मान लेता हूं 100 किलो जूल पर मोल, 4 है ना तो 4 लिख दे रहा हूं। 1105 किलो जूल पर मोल, ठीक है। 83 किलो जूल पर मोल, 20 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब हमने इसमें कहा कि एक क्वेश्चन हमने इसमें बनाना चालू कर दिया अपने अकॉर्डिंग, मतलब ये इसमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। जैसे मैं क्वेश्चन बनाना चालू कर दिया, ये कंडीशन दे दिया, और कंडीशन देने के बाद अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन बनाना चालू कर दिया। हमने कहा कि एक्स वाई जेड एम जो है, इसमें से आपको पहचानना है विच इज नोबल, विच एलिमेंट इज, पहला पार्ट हमने पूछा विच एलिमेंट इज नोबल गैस, कौन सा एलिमेंट जो है जो कि नोबल गैस है, पार्ट नंबर 1, ये पहला पार्ट पूछा हमने। सेकंड पार्ट हमने पूछा विच एलिमेंट कम फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप, कम्स फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप, कौन सा पहले ग्रुप पे आता है। थर्ड पार्ट हमने पूछा कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है, आप एलिमेंट पहचानो विच कंबाइन विद क्लोरीन एंड फॉर्म, क्या कर रहा है, डाइवेलेंट हैलाइड। डाइवेलेंट हैलाइड का मतलब होता है, डाइवेलेंट हैलाइड का मतलब होता है ACl2 टाइप का कंपाउंड, इस तरीके का, मतलब जिसकी वैलेंसी 2 हो, मतलब ग्रुप 2 का हो। अब देखिए कौन आइडिया लगा सकता है, कोई आंसर देना चाहे इसका आंसर, पहला पार्ट का आंसर बताओ, सेकंड पार्ट का आंसर बताओ, थर्ड पार्ट का आंसर।
कौन नोबल गैस होगा यहाँ? सर मैं बताऊं? ये इसकी आने से एनर्जी है, ये इसकी आने से एनर्जी है, ये इसकी आने से एनर्जी है, ये M इसकी आने से एनर्जी है। तो वाई प्रणिका ने दिया पहले M वाई होगा नोबल गैस। नोबल गैस वाई होगा। हाँ, क्यों वाई होगा? सर क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा है और मूविंग इन पीरियड एनर्जाइजेशन बिल्कुल। एनर्जी होती है। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब तुम जाते हो तो आयनेशन एनर्जी बढ़ती है, और वैसे भी नोबल गैस है बेटा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इलेक्ट्रॉन क्यों निकलेगा? उसको निकालना तो और कठिन हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा आयनेशन एनर्जी तो नोबल गैस की ही होगी। तो आपको मालूम पता चलेगा कि यहाँ सबसे ज्यादा आयनेशन एनर्जी किसकी है? ये है 1105। तो पता चलेगा कि यार नोबल गैस में से यही होगा। तो मतलब पहले वाले का आंसर कौन हो जाएगा? वाई। वाई यहाँ पर जो हो जाएगा वो नोबल गैस हो जाएगा। क्यों नोबल गैस हो जाएगा? क्योंकि हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। आप चाहे ब्रैकेट में लिख सकते हो क्यों, क्योंकि हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। अब चाहे आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 देखो, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में आते हैं आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब, और ग्रुप 2 में आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम। तो पहले बताओ इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी है? ग्रुप 1 की कि ग्रुप 2 की? ग्रुप 2। ग्रुप 2 की, बिल्कुल सही। अब ग्रुप 2 की ज्यादा है, लेकिन ये भी समझो पीरियोडिक टेबल में, ये भी समझो कि पीरियोडिक टेबल में जो सबसे कम होता है वो इधर वालों की होती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है ना। तो जब बढ़ता है तो सबसे कम मेटल का ही होता है, जो जितना इधर होगा। क्यों जितना इधर होगा? क्योंकि आपको मालूम है मेटल की प्रॉपर्टी यही होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो जो सबसे इधर होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, मतलब जो ग्रुप 1 होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, लोवेस्ट। क्योंकि ये सब पीरियड में है। यहाँ पर एक लाइन लिखना चाहिए था, दे आर इन पीरियड, दे आर इन पीरियड। ये सब किस में है? पीरियड में है, ये लिखना चाहिए था। ये सब एक पीरियड में है। तो उसमें ऑब्वियस सी चीज है कि सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? M की है। तो M की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, तो यहाँ पर आंसर इसका क्या जाएगा? M। क्यों M आ जाएगा? क्योंकि लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? ग्रुप 1 की। और फिर उससे जो थोड़ी सी ज्यादा जिसकी होगी, थोड़ी सी ज्यादा किसकी? इसकी है। तो यहाँ पर अगला आंसर क्या जाएगा? ये Z आ जाएगा। मतलब मैं यहाँ पर एक अप्रोच देना चाहता हूँ, ये नहीं कि रटी रटाई अप्रोच से काम चलने वाला है। क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी कुछ ऐसे ही दिए गए हैं। आप अगर अपना दिमाग खोल के नहीं चलोगे कि यार साइज के बेसिस पे अरेंजमेंट पूछ सकता है, किसी भी बेसिस पे पूछ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज वो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो नोबल की ही जाएगी। नीचे आने पे ये थोड़ा बहुत दिमाग में चलना चाहिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं, एक्सेप्शन छोड़ के, एक्सेप्शंस में सारे एक साथ सिखाऊंगा, ठीक है? एक्सेप्शंस को छोड़ के बाकी आयनाइजेशन एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। एटॉमिक रेडियाई भी मैंने बता दिया। अब अगली एक प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर ले रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं है ज्यादा, इसलिए कोई छोटी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, वो है मेटालिक प्रॉपर्टी। यहां पर हम बात करेंगे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। जितने भी बच्चे रेडॉक्स रिएक्शन वाले हैं वो सब कहीं जाएंगे नहीं, क्लास ज्वाइन करेंगे। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक सर प्रॉपर्टी। हाँ बोलो सर, अगर पढ़ना चाहे रेडॉक्स? पढ़ो, रुको, मना कौन किए हैं? लेकिन पहली 2 क्लास की हो कि नहीं? नो। तो हवा भी नहीं लगेगी। हम बताएंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, -3 कहोगे ये क्या है, मतलब ही क्या? नहीं पता है ऑक्सीडेशन। चल, अब हमने कहा कि मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी की चलो बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को भैया ये मालूम होना चाहिए कि मेटालिक प्रॉपर्टी या मेटल का मतलब क्या होता था? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मतलब सीधी सी भाषा में मेटालिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मतलब जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जो इजिली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो इजिली लूज इलेक्ट्रॉन करेगा, जो इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगी। बस सीधा सा नियम ये है। मतलब यहां पर मेटालिक प्रॉपर्टी सीधे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से लूज कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से लूज करेगा? जिसका साइज जितना बड़ा होगा, जिसका एटॉमिक साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा, जिसका एटॉमिक साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा, जिसका साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा वो उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। अब जब तुमको पता चल गया एटॉमिक साइज का, तो ट्रेंड मालूम ही है, तो कौन सी बहुत बड़ी बात है, आप आराम से अरेंज कर सकते हो। तनिक हमें बताओ जरा, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं पहले ग्रुप की। ग्रुप बोले तो अप टू डाउन इंक्रीज होगा, नॉन मेटालिक नेचर डिक्रीज होगा अप टू डाउन। तुम मेटालिक का ही याद रखो, नॉन मेटालिक का याद करने की जरूरत नहीं, उसका तो उल्टा ही होगा, ठीक है?
तो नीचे आने पे तुमको क्या लगता है मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगी? इंक्रीज होगी। वेरी गुड, नीचे आने पे मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। क्यों नीचे आने पे मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है। आपसे कोई रीजन पूछे तो आप नीचे रीजन लिख भी सकते हो। टू लूज इलेक्ट्रॉन इजियर, टू लूज इलेक्ट्रॉन इजी डाउन इन ग्रुप। जैसे हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होता है, यही रीजन है। चलो अब पीरियड में लिख देते हैं। देखिए जब आपसे मैंने पूछे ऐसे कि बताओ क्या वेरिएशन होता है मेटालिक प्रॉपर्टी का इन पीरियोडिक टेबल, तो आपको दोनों हेडिंग बनानी पड़ेंगे अलग अलग, ग्रुप की अलग, पीरियड की अलग। रीजन भले ना लिखो क्योंकि वो रीजन थोड़ी पूछ रहा है, वो खाली ये पूछ रहा है वेरिएशन कैसे होता है। रीजन पूछे विद हेल्प ऑफ रीजन भी बताओ या रीजन के साथ एक्सप्लेन भी करो, तब रीजन बताना है। पीरियड में डिक्रीज हो जाती है। बिल्कुल सही। पीरियड में जैसे ही तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक प्रॉपर्टी जो होगी वो कम हो जाएगी। क्यों भैया मेटालिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगी? मेटालिक प्रॉपर्टी इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। टू लूज इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट, इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट, क्योंकि साइज जो है वो कम हो जा रहा है, क्योंकि साइज कम हो रहा है। अब आप आराम से मेटालिक प्रॉपर्टी को भी अरेंज कर सकते हो। तो 3 प्रॉपर्टी आपने अच्छे से सीख ली है अभी की क्लास में। कौन कौन सी 3 प्रॉपर्टी सीख ली हैं उनको मैं अरेंज कर देता हूं। नेक्स्ट क्लास में सारी प्रॉपर्टीज और सारे एक्सेप्शंस मैं कोशिश करूंगा कवर करने के लिए। तो मुझे 1.5 आवर की क्लास चाहिए होगी। हाँ बोलो सर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस है? नहीं, एंथैल्पी और एनर्जी एक ही चीज को कहते हैं। जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। आनेशन एनर्जी और वो सब एक ही चीज है। अब ध्यान सुनो, माना ये मेरे सामने पीरियोडिक टेबल है, तो इस पीरियोडिक टेबल में मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि नीचे आने पे एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज। ठीक है, एटॉमिक साइज नीचे आने पे इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे? डिक्रीज। हाँ, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। चलो, आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पे? इंक्रीज। वेरी गुड, इंक्रीज करता है। और आयनाइजेशन एनर्जी नीचे आने पे? डिक्रीज। आयनाइजेशन एनर्जी नीचे आने पे डिक्रीज करता है और ऊपर की तरफ रहेगा। और बता मेटालिक प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट जाने पे? डिक्रीज। ये डिक्रीज करता है। और मेटालिक प्रॉपर्टी नीचे आने पे इंक्रीज। डिक्रीज करता है। अब आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए, रीजन पता होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसेस एटम का मतलब क्या होना चाहिए, ये इतने ट्रेंड आपको पता होने चाहिए। तो मैं आज ये लेक्चर फिलहाल अपलोड नहीं करूंगा, कारण ये है कि मैं जब अगले दिन ट्रेंड पढ़ा दूंगा तभी मैं इस लेक्चर को एक साथ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी यहाँ तक की समझ में आ गई होगी।